आइए दोस्तों, मैं डॉक्टर राम मिलन सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि देखिए कि थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जो टीजीटी पीजीटी से के संदर्भ में है उसकी डेट लगभग है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में जहां तक है करने की संभावना है। और न्यूज़पेपर में भी समाचार के द्वारा इसका सब अवगत हो रहा है। और इसी के चलते हम लोगों की टीम ने यह डिसाइड किया है कि अब इसमें देरी ना किया जाए और आप लोगों की जो तैयारी के संदर्भ में है कि महामैराथन की क्लासें चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है सबके सब इसको कंटिन्यू तैयार कर दिया जाए। तो प्रयागराज में शिवगंगा इंस्टीट्यूट जो कि डीजे हॉस्टल के सामने है वहाँ पर ऑफलाइन की क्लासें प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यानी चलती हैं। और उसी के अंतर्गत 1.5 घंटे का आपका डेली टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहा है। जैसा कि इस समय जो हम लोगों ने शुरुआत किया है टॉपिक वाइज में रीजनल ज्योग्राफी से संबंध में है, जहां महाद्वीपों का संपूर्ण पूरी व्याख्या की जा रही है। 70 लगभग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर महाद्वीप से रिलेटेड। उत्तरी अमेरिका का जो क्वेश्चन आपका तैयार कंप्लीट हो गया है, दक्षिण अमेरिका भी समाप्त हो गया है। इसके बाद अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में नेक्स्ट मंडे से आपका तैयार रहेगा। और संडे का जो टॉपिक वाइज के अलावा जो टेस्ट है जिसमें संपूर्ण यानी जैसे एग्जाम में आपके आते हैं 63 क्वेश्चन उस प्रकार वहाँ पे क्वेश्चन से करवाए जाएंगे और उसकी भी पूरा 1 घंटे सवा घंटे के आसपास संपूर्ण व्याख्या करवाए जाएंगे। तो सब कुछ आपके हित में रखते हुए पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्रैश कोर्स की भांति 1 महीने के अंदर कैसे यानी हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं इन सब का यानी पूरा ये रणनीति बनाई गई है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में आपके टोटल 40 टेस्ट हैं और उसको यानी पूरा जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक यानी उसको पूरा कंप्लीट करने का हर यूनिट से लगभग जितना भी हो सकता है 4-5 जो भी टेस्ट हैं उसको यानी हम लोग करेंगे इसको कंप्लीटेड। तो शुरू करते हैं हम लोग जो अपना महामैराथन जी की क्लास है जो कि संडे का आपका डेली टेस्ट वाइज होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपका देखिए है स्क्रीन पर। वाह क्या बात है, कितना ही मजेदार क्वेश्चंस आपका आया हुआ है कि क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि भारतीय वन रिपोर्ट, और ये मान के चलिए जो भारतीय वन रिपोर्ट आपका है जो 2021 में आपका प्रकाशित हुआ था और नया भारतीय रिपोर्ट जो कि 2023 में आपका आने वाला था लेकिन ये अभी आया नहीं है, डिले हो रहा है। तो अभी आप लोगों को जो एग्जाम से रिलेटेड है 2021 की ही भारतीय वन रिपोर्ट को आपको पूरा पढ़ना है। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर राजस्थान में पाया जाएगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है कि हरियाणा में और चौथा ऑप्शन है कि गोवा में। तो यहाँ पे देखिए जो आपके वन से रिलेटेड हैं कि वैसे नॉर्मली अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा जो वनों में आपके जो पाए जाते हैं वो आपका है क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार आपका मध्य प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा यानी यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और वहीं पे घनत्व के आधार पे देखें सघनता के दृष्टिकोण से आपका मिजोरम है जो कि वहां पे सबसे ज्यादा यानी पाए जा रहे हैं। मिजोरम। लेकिन जो ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है कि अब यहाँ इस ऑप्शन से आपको चूज करना है। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि सबसे अगर न्यूनतम की अगर बात करें, यहाँ पे अगर न्यूनतम की बात करते हैं हम लोग न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं आपका हरियाणा में है ये। दूसरा जो न्यूनतम आपका पाया जाता है वो आपका पंजाब है और जो तीसरा आपका है वो गोवा है ये।
तो ये आपका न्यूनतम के आधार पे है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है उनको सबसे यानी ज्यादा कम से रिलेटेड घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है। तो न्यूनतम का आपका ये है श्रेणीबद्ध कि सबसे न्यूनतम आपका हरियाणा है, फिर पंजाब और फिर गोवा आता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया देखिए, गोवा के बाद आपका क्या है फिर राजस्थान। तो राजस्थान में क्या होगा कि गोवा से यानी ज्यादा बन पाए जाएंगे। राजस्थान में क्या होगा, गोवा से ज्यादा बन पाए जाएंगे। काफी लोग हैं जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हो सकता है कि वहाँ पे थार मरुस्थल है इसलिए राजस्थान में नहीं पाया जाता होगा, है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों से सबसे ज्यादा वन आपके कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके राजस्थान में पाए जा रहे हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से दीजिएगा इसको, क्वेश्चंस को। आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या बात है, ये भी देखिए बहुत ही आपका करंट से रिलेटेड है। ज्योग्राफी की करंट से रिलेटेड जितने भी हैं, कोशिश ये रहेगी कि आपके जो हैं क्लासें हैं उसको कंप्लीट यानी करने का प्रयास किया जाएगा पूरा का पूरा। कि वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बच्चों बात करते हैं। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अनुसार देखा जाए कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि जिसे यानी नेशनल हाईवे नंबर कभी ना कभी 2 के नाम से जाना जाता था। इसे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वहां पे इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में एक था आपका जीटी रोड था, आपका जीटी रोड था जो कि इसे यानी NH2 के नाम से जाना जाता था, जो कि कोलकाता से लेकर के आपका पेशावर तक जाता था। लेकिन अब इसका नाम है बच्चों अब चेंज हो गया है। अब इसे यानी क्या नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है NH19 कहा जाता है। क्या कहते हैं, NH19 के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलकाता से लेकर के कहां तक आपका, ये आगरा तक आपका ये प्रेजेंट टाइम में है। तो अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर NH19 होगा तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। यानी NH19 ही आपका है, जीटी रोड को अभी इस नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है कि सर क्या NH16 होगा। ये भी देखिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि NH16 की बात करें तो NH16 आपका है जो कि चेन्नई से कोलकाता के बीच, सॉरी NH है, हाँ NH आपका देखिए आपका क्या है, यहाँ से आपका स्वर्णिम के रूप में आएगा। और NH48 ये भी इसके अंतर्गत ही आपका आएगा। तो इसको अब क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है करने से रिलेटेड, तो NH2 जो होगा ये अब नहीं होगा। NH2 कहाँ चला गया है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में चला गया है। तो कहाँ चला गया बच्चों, उत्तर क्या होगा आपका ये, सर ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये चला गया है ये। तो इस वजह से अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये होना चाहिए तो आपका ये नहीं होगा। भी ध्यान रखिएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट देखते हैं हम लोग। इसको एक इमेज के द्वारा इसको समझते हैं कि करंट से रिलेटेड है। तो इस पे भरपूर आपको ध्यान भी देना है बच्चों अच्छी तरीके से, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपका एक गलत ना होने पाए। ये आपका जो पहले वाला था आपका उससे मैप से रिलेटेड है, जो नया वाला है इसको निकालते हैं हम लोग। इसमें भी आपका दिया
तो देखते हैं इसको हम लोग कि जो आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें एनएच आपका नहीं है, इसको ध्यान में रखना था। तो यहां से देखिए क्या होगा आपका कि जो दिल्ली से आपका ये शुरू किया गया था, दिल्ली से आगरा तक, ये आपका है NH 44 है, आपका NH 44 है। और इसी के क्रम में अगर आगे देखते हैं हम लोग कि आगरा से आपका है, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ये आपका आ जाता है कोलकाता तक आ जाता है, ये NH 19 हो गया है। और इस प्रकार है दिल्ली से कोलकाता के बीच में आपका इन दोनों का सम हो जाता है, यानी 44 और NH 19 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो कि दिल्ली से होते हुए हम लोग चलते हैं यहाँ पे गुजरात है, और फिर मुंबई से होते हुए फिर ये चेन्नई तक चले जाएंगे। तो जो सबसे लंबा आपका है क्वाड्रिलेटरल का, इसे यानी नाम दे दिया जाता है, नाम दिया जाता है NH 48 के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार है चेन्नई से फिर कोलकाता के बीच में जो आपका है ये, तो इसे यानी नाम दिया गया है NH 16 आपका नाम दिया गया है। तो यानी अब देखिए जो प्रेजेंट टाइम में आपका था NH2, अब वो यानी चला गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में चला गया। और एक चीज ध्यान में रखेगा कि उत्तर से दक्षिण जितने भी आते हैं, उत्तर से नॉर्थ से साउथ, वो सब क्या होते हैं आपके इवन होते हैं, वो क्या होते हैं इवन होते हैं। और इसी प्रकार है ईस्ट टू वेस्ट जो होते हैं वो कैसे होता है आपके ओड है। तो इस तरह से दो श्रेणियों में इसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को ये बढ़िया से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया होगा एक पॉइंट इसका। चलिए आए बच्चों, देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2019 को कौन सा देश है जिसने ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी आपका है, जो कि करंट में आपका को रिलेटेड था, आपका इससे रिलेटेड। तो ओपेक की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग ओपेक से देखते हैं मेनली कि 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना की गई थी। और इसमें से 4 देश जो थे एशियाई कंट्री के हुआ करते थे, और एक था आपका वेनेजुएला जो कि इससे अलग था आपका। तो इन लोगों ने मिलकर के इसका यानी निर्माण किया। और
कतर है जो कि इसमें इसका सदस्यता अर्जित किया है। ईरान भी इसके साथ है आपका, अल्जीरिया भी है, वेनेजुएला, सब लोग हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1 जनवरी 2019 को ही कतर अब इसका यानी सदस्य नहीं रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से मिला कि हाल ही में जो है इसकी सदस्यता को जो त्याग दिया है वो कौन है आपका, वो कतर है जो कि प्रेजेंट टाइम में अब इसका ये नहीं रहा है। तो बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी और इस प्रकार है कि ओपेक है अब धीरे धीरे आपका देखिए क्या हो रहा है, ये सिकुड़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस। 4 जुलाई 2024 में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकृति देने की अनुशंसा की गई है? तो दक्षिण पूर्व एशियाओं का एक देखिए संघ है और वो अपने व्यापारिक मार्गों को बढ़ाने के लिए आपस में इस प्रकार ये संगठित बनाए हैं आसियान। और अभी तक जो इसमें देशों की संख्या हुआ करती थी बच्चों, उसकी कुल संख्या थी 10 थी इसमें, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेटेड इसमें था। अब अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसमें कि एक देश है जिसको और है जिसे यानी इसकी मान्यता की बात की गई है। तो इसी में से बताना है कि ब्रुनेई, पपुआ न्यू गिनी, मॉरिशस और पूर्वी तिमोर, इनमें से बताना है कौन सा हो सकता है। देखिए ब्रुनेई की बात करें तो ब्रुनेई इसके अंतर्गत क्या इसका सदस्य देश है आपका, इसका आता है ये, ठीक। तो ये तो आपका होगा नहीं। और पपुआ न्यू गिनी है जो कि इसका सदस्यता भी नहीं ग्रहण किया है, और मॉरिशस भी इसमें नहीं आता है, पूर्वी तिमोर भी अभी तक नहीं आता है। और इन्हीं तीनों में से क्या एक को यानी अनुशंसा की गई है कि 2024 को कि इनमें से किसको यानी शामिल कर लिया जाए। तो बच्चों इसमें जो पूर्वी तिमोर है, कौन सा है, पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर वही देश है जिस पर यानी फिलिस्तीन का अधिकार था, फिलिस्तीन का अधिकार था। बाद में इंडोनेशिया ने इस पर अटैक करके इसको अपने कब्जे में कर लिया था। और इस प्रकार देखें हम लोग यहाँ पे कि फिलिस्तीन पूर्वी तिमोर पर ये जो अधिकार था आपका पुर्तगाल का था। किसका था ये, पुर्तगाल का अधिकार था। और बाद में जब इस पे पुर्तगाल अपनी कॉलोनीज हटाता है तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इंडोनेशिया इस पर यानी अपना ये अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार बच्चों जो पूर्वी तिमोर है अब इसको यानी 11वें देश के रूप में, सदस्यता के रूप में आपका ये शामिल करने की बात की जा रही है। तो हाल ही में देखिए इसको शामिल भी कर लिया जाएगा। तो इसमें नीट का चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी तिमोर आपका है ये, पपुआ न्यू गिनी के जस्ट आपके पश्चिम में आपका ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कि 2024 में बहुचर्चित हुए सितवे, क्या बात है, सितवे बंदरगाह जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, बंदरगाह किस देश में स्थित है जो कि भारत के द्वारा स्थापित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा। यानी पहले की बात करें सर, इससे पहले आपका है चर्चा का विषय था चाबहार था, जो कि आपका पहला देखा जाए चाबहार। चाबहार कहाँ पे था, तो सर इसको ही बता दिए चाबहार कहाँ पे था, तो ईरान में था ये। कहाँ था ये, ईरान के अंतर्गत आपका आता था ये। और अब जो बात आई है कि जो चाइना की जो नीति है कि भारत को घेरने की, और उसी के संदर्भ में आया हुआ है कि भारत और म्यांमार के साथ समझौता हो रहा है, इसी प्रकार है श्रीलंका के साथ भी समझौता हो रहा है। तो इसमें देखो हाल ही में देखिए जो चर्चा में था कि 2024 में म्यांमार, और म्यांमार में जो सितवे आपका बनाया गया है, क्या नाम है, सितवे आपका है कालादान नदी। कौन सा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालादान नदी पर आपका है ये स्थित है आपका ये बंदरगाह। तो इस प्रकार ये भारत के साथ ये समझौता हुआ है। इससे पहले अगर बात करें तो श्रीलंका का बहुत ही महत्वपूर्ण था आपका ये त्रिकोणमाली, है ना, श्रीलंका का था त्रिकोणमाली, त्रिकोणमाली काफी महत्वपूर्ण था कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि उसी समय हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन
टोटा बंदरगाह श्रीलंका का था साउथ की तरफ, तो चाइना ने इसके साथ यानी ये उस पर ये उसका विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे कि घेर है ना, जैसे विकल्प को आ रहे हैं पढ़ाई घटाए तो मार हुई ना का करती। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है। बिल्कुल सही बात है कि होल अर्थ इज ए यूनिट है, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतः संबंधित है। यानी पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई कर लिया जाए, चाहे यहाँ का जल ले लिया जाए, चाहे वायु ले ले, चाहे मृदा ले लें, सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? पहला ऑप्शन है कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, कि संतुलन का सिद्धांत है, कि क्रियाशीलता का सिद्धांत है, कि पार्थिव एकता का सिद्धांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता आपका, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये पार्थिव एकता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये, कि पृथ्वी पर यानी जितनी भी इकाइयां हैं वो सब आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, और इस प्रकार ये आपस में एक दूसरे से यानी अंतः संबंधित है। जो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में से स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या, स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है। निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल वेताओं में से देखा जाए कौन सा है स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या, यानी आपका जो अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के लोकेशन की बात करते हैं, उसके प्लेस की बात करते हैं, तो उस प्लेस में देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक संरचना की ज्योग्राफी क्या है? एज ए सोशल सब्जेक्ट के रूप में, उसके सोशल स्ट्रक्चर के रूप में यानी उसे बल देता है। इसी में आपका है क्या सर? ये मानवतावादी भूगोल है, क्या ये कल्याण परक भूगोल है, क्या यह क्रांति परक भूगोल है, या आचार परक भूगोल है? तो मानवतावादी में ह्यूमनिटिज्म यानी इसमें देखा जाए मानव को यानी काफी ज्यादा उसके बल दिया जाता है। कल्याण में देखा जाए तो मानव के कल्याण के परक पर यानी बल देते हैं हम लोग। क्रांति परक है अमूलचूल परिवर्तन, जो कि बर्टन की विचारधारा थी ये। और आचार परक यानी आपके बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है, विलियम कर्क से रिलेटेड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका आचार परक यानी ये राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय महाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? भारतीय अगर महाद्वीप की बात करें हम लोग, इसमें से किसके अंतर्गत ये शामिल किया जाता है? क्या सर ये नियोकार्टिक है, या पहले आकार्टिक है, या ओरिएंटल है, या नियोट्रॉपिकल है ना? तो जब क्वेश्चन दिया आया था काफी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो उत्तर आपका है कि प्राणी भौगोलिक प्रदेश में देखा जाए तो आपका जो भारत के साथ साथ और उसके अन्य 4 क्षेत्र हैं, जिसके अंदर मलाया क्षेत्र भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। मलाया इंडोनेशिया क्षेत्र आ जाता है, सियोल क्षेत्र है वो आ जाता है आपका, और इसके अलावा और देखा जाए आपका एक इंडो चाइना से रिलेटेड आपका ये भी क्षेत्र आता है, भारत भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ओरिएंटल आपका क्या है? ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर फटाफट थोड़ा सा अब स्पीड को तेज करते हैं हम लोग। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा, एरियल डिफरेंशिएशन की अवधारणा, निम्नलिखित अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। अपवादवाद कहा जाता है, क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है, या क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है, या प्रादेशिकतावाद के रूप से जाना जाता है। तो ये आपको इसमें बताना है कि चूज करना है कि सबसे बढ़िया आपका ये आंसर क्या होगा। क्षेत्रीय विविधता की बात करें आपका जो जर्मनी में, और जर्मनी में जो आपका इससे रिलेटेड एरियल डिफरेंशिएशन की जो नींव रखते हैं और इसी की जो व्याख्या करते हैं हार्टसॉन महोदय, तो इसमें आपका जो रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्र यानी रीजनल अध्ययन को यानी काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण देता है।
रीजनल स्टडी पर यानी ये बल देता है ये क्षेत्र यानी एक क्षेत्र होता है, दूसरे क्षेत्र में यानी विविध इकाइयां पाई जाती है, चाहे जैव विविधता से रिलेटेड, चाहे वनस्पतियां हो या सामाजिक आचार विचार है, संस्कृति से रिलेटेड, हर चीज में क्या होता है भिन्नताएं देखने को मिलती है, उसी को एरियल डिफरेंसेस यानी कहा जाता है ये। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? क्षेत्रीय नवाचार की बात कर रहे हैं हम लोग कि सर ये बताइए कि कार्ल ओ सावर थे, रिचर्ड हार्टसॉन थे, या आर.एल. मॉरिल थे, या टी हेगस्ट्रेड थे? इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो कार्ल ओ सावर जो की बात करें तो इसका बेटा जो बात आएगा ये आपका कल्चरल ज्योग्राफी की बात आती है, कल्चरल ज्योग्राफी से को रिलेटेड है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका टी हेगस्टैंड थे। ये क्या आंसर होगा आपका? क्षेत्रीय नवाचार जो इनोवेशन रीजनल जो आपका इनोवेशन प्रश्न मॉडल के प्रणेता टी हेगस्टैंड यानी से संबंधित है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को और क्या कहा जा सकता है? इनमें से अपवादवाद कहते हैं, जीव भू विस्तार कहते हैं, या क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है, या प्रादेशिकतावाद के रूप से जाना जाता है। इनमें से बताना आपका कि राइट आंसर आपका ये क्या होता है ये। ठीक, तो क्षेत्रीय विभेदन की बात करें तो आपका ये जियो पॉलिटिक्स से ही कोरिलेट होकर के आगे डेवलप होता है, तो जीव भू विस्तार यानी आपका राइट आंसर होगा। एक्सपेलिज्म इन द ज्योग्राफी जो कि शेफर की आपका था, एक्सप्लेनर इन ज्योग्राफी, भूगोल में अपवादवाद उनकी पुस्तक थी। क्रमवाद की बात करें तो क्रमवाद आपका हमबोल्ट का है, ये हमबोल्ट की विचारधारा है। और प्रादेशिकतावाद की बात करें तो रिटर की विचारधारा है ये, जैसे यानी फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतक फलक पैराडाइम कभी नहीं था? ध्यान रखिएगा, नहीं था, इस पे विशेष बल दीजिएगा कि भूतल का विवरण था, प्राकृतिक मानव अंतर संबंध था, क्षेत्रीय विभेदीकरण था, औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण था। इनमें से बताना है क्या आपका इसमें से नहीं था। तो भूतल का विवरण देखिए क्या आपका कि भूगोल का चिंतन का यानी प्रमुख विषय यानी था, ये पैराडाइम आपका था जो कोहन महोदय थे। इसी की बात करें हम लोग, कोहन महोदय की बात आती है। कोहन कि कोहन आपके क्या बता रहे हैं कि क्षेत्रीय विभेदीकरण से रिलेटेड भूतल का यानी विवरण था। प्रकृति मानव का अंतर संबंध यानी मानव और प्रकृति नेचर के बीच में क्या कर रहे हैं अंतर संबंध, ये भी इसके बारे में था। क्षेत्रीय विभेदीकरण आपका था जो कि एरियल डिफरेंशिएशन ये भी आता है। औपनिवेशिक और मानव नवीकरण ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके पैराडाइम के अंदर कोहन के अनुसार ये नहीं आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि कौन सा एक अंतर जनित बल नहीं है? तनाव आपका है, बिल्कुल सही है। घर्षण ए भी है आपका है, संपीड़न ए भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? अपर्दन, जो कि जेम्स हटन से रिलेटेड आपका है, जो कि 1784-85 में इसके संदर्भ में आते हैं। एक रूपतावाद का सिद्धांत का यानी ये व्याख्या करते हैं, और वहीं से आपका बहिर् जनित बल की तरफ यानी हम लोग इसको मुख मोड़ देते हैं। और इसी अपर्दन जो चक्र से रिलेटेड आपका डेविस का समान अपर्दन चक्र का सिद्धांत आता है, और वाल्थर पेन का भी इसी से रिलेटेड आपका ये सिद्धांत आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित आकृतियां हैं? संसारण है, अपघर्षण है, संधि घर्षण या अपवाह? तो राइट आंसर क्या होगा? अपघर्षण होगा। डेविस इसके बारे में बताते हैं जब ऊपर से यानी वाटरफॉल जो गिरता है, तो वाटरफॉल गिरता है तो क्या होगा वहां पे क्या होगा कि अवनमन कुंड यानी इस तरह से बनते हैं। क्या बनते हैं? अवनमन कुंड। और यही अवनमन कुंड देखिए क्या होगा आपके पक्ष गमन होता रहता है कि जैसे जैसे यानी आपका चट्टाने कटती जाती हैं तो ये क्या होगा बैकवाश होता जाता है। तो पहले आपका देखिए आपका यहाँ बन रहा है ए स्थान पर, फिर कुछ सालों बाद बी स्थान पर बनेगा, फिर कुछ सालों में आपका सी स्थान पर बनेगा। तो ऐसे ऐसे अवनमन कुंड आपके चित्रकूट में बहुत एरिया यानी दिखाई देते हैं जहाँ पर
चट्टानों का पक्षगमन हुआ है, उसी पक्षगमन के कारण यानी अवनमन कुंड होता है। तो अपघर्षण यानी इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका है, उसी की वजह से बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कि भौतिक भूगोल से रिलेटेड ये भी आपका है कि निम्नलिखित में से किसने चट्टान वक्र की अवधारणा का प्रस्तुत किया था? डेविस ने किया था, गिलबर्ट का था, पावेल का था, तो जेम्स हटन का था। बहुत ही महत्वपूर्ण था आपका ये सिद्धांत आपका कि डेविस की बात करें तो आपका ये समान अपरदन चक्र की बात आते हैं। गिलबर्ट आपका है गतिक सिद्धांत आता है, काफी महत्वपूर्ण था आपका। पावेल आपका है जो ये पावेल की बात करें तो आधार तल की संकल्पना है। उत्तर क्या होगा? जेम्स हटन है जो कि वर्तमान भूत की कुंजी है। एक रूपतावाद का सिद्धांत यानी इसमें बल देता है कि जो पहले की संरचना थी चट्टान, आज भी देखा जाए तो उनमें क्या है, काफी समानताएं दिखाई देती है, बस उसके क्रियाकलापों में क्या है, अंतर देखने को मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सब चूज किए गए हैं इसमें, और करंट को भी आपका काफी ध्यान रखा गया है। आज देखते हैं हम लोग कि सही कूट का चयन कीजिए। एक रूपतावाद का सिद्धांत अभी आपका आया था, एक रूपतावाद का सिद्धांत है तो आपका जेम्स हटन का है। आधार तल की संकल्पना क्या होगा? पावेल से रिलेटेड हो जाएगा। और फिर इसके बाद प्रवणिक सरिता की बात करें तो आपका ये गिलबर्ट हो जाता है, और पेनिप्लेन आपका है क्रिकर में आज आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा? ए आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिप्लेन की संकल्पना किसके द्वारा यानी देश के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एलसी किंग के द्वारा की गई थी, कि ए लॉबेक के द्वारा की गई थी, या ए होम्स के द्वारा की गई थी, या क्रिकरमे के द्वारा की गई थी? तो पिछला जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे आपका ये क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं यहां से। ठीक है, आइए प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए काफी हद तक पूछा भी जाता है। पेनिप्लेन की संकल्पना किसके द्वारा यानी की जाती है, किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे दिया गया एलसी किंग के द्वारा है, दूसरा आपका है लॉबेक के द्वारा, या होम्स के द्वारा, या एचसी क्रिकरमे के द्वारा। तो देखिए जो एलसी किंग की बात करें, ये पेडिप्लेनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेडिप्लेनेशन। और एक होता है पेनिप्लेनेशन होता है। पेनिप्लेनेशन, और ये पेनिप्लेनेशन आपका था डेविस का था ये। और एक आता है पेनप्लेन आता है। पेनप्लेन आपका किसका है? क्रिकरमे का है। किसका है? क्रिकरमे का। होम्स की बात करें तो संवहन तरंगे सिद्धांत इनका ये महत्वपूर्ण था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अपर्दन प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि जब अपर्दन की क्रिया होती है इसमें तो विलयन के द्वारा पदार्थ का जो अपनयन होता है तो संघर्षण कहा जाता है, या अपघर्षण कहा जाता है, या अतः खंड कहा जाता है, या संक्षारण। तो उत्तर क्या होगा आपका? संक्षारण, यानी ये उत्तर आपका राइट होगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, कि श्री विजयपुरम किस द्वीप पर ये स्थित है? तो काफी महत्वपूर्ण आपका है ये। और 2014 की बात करें तो इसमें आपका ये 24 की बात करें, सितंबर 2024 काफी ज्यादा इसमें ये चर्चा का विषय बना था। सितंबर 2024 अमित शाह जो अपने गृह मंत्री थे तो उन्होंने अंडमान निकोबार की यात्रा की थी, और वहां पर जो इसकी राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, अभी तक है जो पोर्ट ब्लेयर। तो ब्लेयर के नाम पर जो इसका ये रखा गया था, अंग्रेज नाविक था जो,
और ये एक दास्ता का प्रतीक था, और इसी दास्ता से मुक्त करने के लिए बात आया कि इसका नाम क्यों ना परिवर्तन कर दिया जाए। तो इसी का नाम अब परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है, विजयपुरम। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आया है, पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर है, तो सर ये आपका है दक्षिणी अंडमान पर था आपका ये स्थित है। तो इस तरह से आपका श्री विजयपुरम पूछा गया है, जो कि अंडमान निकोबार की नई राजधानी है अभी प्रेजेंट टाइम में, या फिर पोर्ट ब्लेयर का ही नाम परिवर्तन कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर चश्मा परमाणु, क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए करंट से रिलेटेड है पूरा का पूरा जो आपकी चर्चा है, सब पे यानी भरपूर, यानी आपका एक से एक नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। और ये आपके जो संडे टेस्ट हो रहा है, संडे टेस्ट में हमेशा 7, 8, 10 क्वेश्चन, यानी इस तरह से आपको हमेशा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डाले जा रहे हैं, ताकि ज्योग्राफी को अपडेट जो करने की बात आती है, चाहे यहाँ के जनसंख्या से रिलेटेड है, या यहाँ पे नगरीकरण से रिलेटेड, या परिवहन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर है, औद्योगिकरण है, या कोई भी नेशनल पार्क है, या किसी की सीमाओं से रिलेटेड जो करंट में आपके अपडेट हुए हैं, सबको यानी पूरा का चाहे वर्ल्ड हो चाहे विश्व, सबको अपडेट करके नए नए क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा। तो चश्मा परमाणु रिएक्टर की 5वीं यूनिट जो कि आपका 2023 के हैं, किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए आपका जो भारत की बात करें हम लोग, तो भारत में एक था आपका अप्सरा। भारत में क्या था, उसका नाम क्या था, अप्सरा था, जो कि पहला यानी परमाणु रिएक्टर था आपका ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्थापित किया गया था कि 4 अगस्त 1956 की बात आई थी। 4 अगस्त 1956 को आपका ये स्थापित किया गया था अप्सरा भारत का। और इसी के संदर्भ में पाकिस्तान ने भी देखिए अपना परमाणु रिएक्टर आपका खोजा था, उसका नाम था चश्मा था ये। और इसी चश्मा की 4 यूनिटें अब तक यानी ये लगाई जा चुकी हैं। तो हाल ही में जो चर्चा है इसने अपने और विस्तार कर लिया, इसकी 5वीं यूनिट को और विस्तारित किया गया है, इसी की लगाया है। तो आपका क्या होगा उत्तर है पाकिस्तान, यानी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर निम्न में से भारत का सबसे छोटा मेगा सिटी कौन सा है, क्या बात है, कितना देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। मेगा सिटी टीजीटी के सिलेबस में रखा गया स्पेशल रूप से। और मेगा सिटी शब्द की बात करें बच्चों, तो गॉटमैन नाम के जो भूगोलवेत्ता थे, गॉटमैन, उन्होंने इस शब्द को यानी प्रतिपादन किया था। इसी शब्द को आगे चल करके मम्फोर्ड ने अपनी जो पुस्तक है मेगानोपोलिस, उसी में आपका इसका विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इन्होंने बताया कि जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है नगर की, वो क्या होती है, विकास की इयोपोलिस होती है। इयोपोलिस के बाद फिर आपका है पोलिस बनता है। पोलिस के बाद फिर मेलानोपोलिस, या इसी को मिलियन सिटी कहा जाता है। और फिर आपका आ जाता है मेगा सिटी आ जाता है, मेगा सिटी। और मेगा सिटी के बाद फिर देखिए क्या आ रहा है, ये विकास की अंतिम चरण अवस्था होती है। इसके बाद इसका पतन आना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो 5वीं अवस्था आ जाती है वो टायरोपोलिस की अवस्था आ जाती है, टायरोपोलिस। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, नेक्रोपोलिस। क्या जाएगा, नेक्रोपोलिस की अवस्था आ जाती है, जिसे यानी भूतिया नगर के नाम से जाना जाता है। और इसी में आपका जो 4थी अवस्था है मेगा सिटी में से संबंधित, वही आपका गॉटमैन की संकल्पना है। तो भारत में जो सबसे बड़ा का बात करें तो सबसे बड़ा देखिए बच्चों नई जनगणना के अनुसार है दिल्ली, यानी सबसे बड़ा है ये। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे आपका जो आता है मुंबई, तीसरा आपका है कोलकाता, और चौथे की बात करें बेटा तो चौथा आपका देखिए चेन्नई मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु होगा। और 5वां है आपका चेन्नई, और 6ठा आपका है हैदराबाद। तो इस प्रकार प्रेजेंट टाइम में भारत में जो है 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले हैं 6 यानी सिटी हैं, आपको इन्हीं को मेगा सिटी यानी नाम दिया गया है। तो अब इसी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए सबसे छोटा क्या होगा, तो आसानी से आपका क्लियर हो जाता है। तो क्या उत्तर होगा आपका कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। सर ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 5 जून 2021, क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए सवाल एक से एक। 5 जून 2021
भारत का 106वां नेशनल पार्क, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन से पहले की बात करें तो 105 आपके हो चुके थे, 106वां है आपका जो कि 2021 में आपका स्थापित हुआ था। लॉकडाउन के समय की बात थी कि रायमोना, क्या नाम था बेटा उसका नाम? रायमोना, जो कि असम में आपका स्थापित किया गया था। ये कहां पे था आपका? 106वां असम में। तो बात आई है असम के किस जिले में आपका स्थापित किया है, तो उत्तर क्या होगा? कोकराझार जिला। क्या होगा उत्तर आपका? कोकराझार। तो कोकराझार आपका जो है कि पश्चिम में बिल्कुल आपका पड़ता है, बिल्कुल एक पश्चिम वाले भाग में पड़ता है। तो जहां पे बोडोलैंड, आपके बोडो नाम की जो जनजातियां पाई जाती थी, उसी क्षेत्र में आपका ये आता है। ये नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर देखते हैं कि भूप्रपटी के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है। भूकंपीय लहरों के आधार पर इसे दो उपभागों में विभक्त किया गया है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में मोह असंबद्धता ये पाई जाती है, या ऊपरी क्रस्ट का तो 2.8 ग्राम होता है। तो इन चारों में से बताना है कि यानी कौन सा आपका असत्य है, ये आपको ये बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें? जो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की बात करें तो ये आपका ये गलत हो जाता है। लेमन असंबद्धता की बात आ जाती है, तो वहां पे आपका ये लेमन असंबद्धता पाई जाती है। ये तो कमरे में गोले बंद, इसको एक ट्रिक के द्वारा भी हम लोग याद करते हैं। कमरे में गोले बंद है, तो का से क्या हो जाएगा? कॉनराड हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। माँ से क्या होगा? मोह असमता। रे से रेपटी आ जाएगा। गा से आपका गुटेनबर्ग आएगा। ला से आपका लेमन, सबसे निचले आपके भाग में आ जाता है। तो 5 आपके ये असमताएं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत आया था उसी के संदर्भ में है कि पेंजिया का विभाजन जुरैसिक काल में प्रारंभ हुआ था, या दूसरा है पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग आपका गोंडवाना लैंड कहलाता है। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता या तथा ज्वारीय बल था। पेंजिया तथा पैंतलासा का अवशिष्ट भाग क्रमशः अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। इनमें से बताना है कि राइट आंसर आपका ये क्या होगा। तो काफी अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया है, पेंजिया का विभाजन जुरैसिक काल में प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। कब हुआ था? आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले की कहानी है कि जब कार्बोनिफेरस की बात आई थी तो वहां पर क्या हो रहा? पेंजिया का विभाजन होना शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ये पेंजिया जो दिया है गलत हो जाएगा। फिर आपका पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड आपका सही है। और वेगनर के अनुसार जो इसके बल की बात आई, गुरुत्व बल, जो कि आपका उनके अनुसार लगता था कि सही है, लेकिन सही से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। आगे चल करके होम्स महोदय इसी का पूरा व्याख्या करते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में अगर पुनः उपनिवेशीकरण की बात चल रहे हैं कि पूरे देश को अगर गुलाम बनाना है, तो बहुत ही अच्छा आपका है हार्प टेक्नोलॉजी। हार्प टेक्नोलॉजी, तो हार्प टेक्नोलॉजी देखिए क्या है आपका कि वर्तमान समय में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो किसका संचालन कर रही है? अलास्का यूनिवर्सिटी है, हावड़ा यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हार्प टेक्नोलॉजी जो कि हाई एरोरल एक्टिव फ्रीक्वेंसी रिसर्च प्रोग्राम होता है। रिसर्च प्रोग्राम ये पूरा नाम है। मतलब सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण मेखला होती है सन की क्या होती है? विकिरण मेखला। और उसी विकिरण मेखला से कई सूक्ष्म तरंगे आपके उत्पन्न होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटी होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है उसका।
जैसे अल्फा किरणें होती है, बीटा होती है, गामा होती है ना, रेडियो तरंग, ये सब से सब उत्पन्न होती हैं। तो ये सब के सब क्या है, इसी में से जो सूक्ष्म किरणें होती हैं, इसी को अमेरिका क्या कर रहा है, हार्प टेक्नोलॉजी के रूप में इसको डेवलप कर रहा है इसको, कि वहां से जो आने वाले जो अपने आयन मंडल में जो किरणें आ रही है बहुत स्पीड से, उसको एब्जॉर्ब करके एक बीम के रूप में ले आएगा और किसी भी देश में स्थापित करके वहां पे क्या कर सकता है कि वहां के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, प्रेशर को यानी लो कर देगा, आंधी तूफान इतना चक्रवात आएगा या प्रेशर इतना लो कर देगा, बाहर का चक्रवात यानी तूफानी आएंगे कि वर्षा इतनी तेज होगी कि बहुत सारे शहर है जो कि डूबने के कगार पे आएंगे। जैसा कि बहुत सारे इस तरह से आपके जर्मनी का लॉकडाउन के समय में आया था सुनने में, फिर इसी प्रकार चीन में आपका आया है, राजस्थान में भी देखिए इस तरह देखने को मिला है आपको कि जो 3-3 साल तक बारिश होती थी 1 घंटे में पूरा वो बारिश हो गया। और इससे क्या होगा, जो नियोजन की जितने भी यानी सब योजनाएं थी सब फ्लॉप हो गई। तो हाफ टेक्नोलॉजी इसी से चक्रवात की यानी बात करते हैं, इसी से ज्वालामुखी की बात करते हैं, इसी से आपका भूकंप जैसी आपदाओं की बात करते हैं, ये सारे हाफ टेक्नोलॉजी की देन है। तो इसी का संचालन क्या कर रहा है, अलास्का यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में भी कर रहा है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले हम लोग बेटा। एस्किमो के घर को कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है आपका, तो आपका इग्लू आपका राइट आंसर होगा। हारपून जो होते हैं यहाँ के जो औजार होते हैं पत्थरों के बने हैं, वो उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें कि मसाई जनजातियां पाई जाती हैं किस स्थान पर पाई जाएगी सर, अफ्रीका में पाई जाएगी, कनाडा में पाई जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अंटार्कटिका या अफ्रीका। तो इनमें से आपको बताना है कि सर ये किसके अंतर्गत आपका देखने को मिलता है। तो मसाई आपकी काफी महत्वपूर्ण आपका है। तो ये जो मूल रूप से आपके जो पाई जाती हैं, तो अफ्रीका जो है आपका महाद्वीप, वहीं पर आपको देखने को मिलता है मसाई जनजाति। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मसाई के जनजीवन से रिलेटेड, मसाई आदिम जाति जो मूल निवास स्थान है, तो आदिम जनजाति है, मलाया प्रायद्वीप में है, और इंटरनल देखिए पूछ दिया गया कि मलाया प्रायद्वीप में है कि मध्य एशिया में है कि सऊदी अरब में है कि पूर्वी अफ्रीका के समाना घास के मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर क्या होगा, पूर्वी अफ्रीका के समाना घास के मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसी को बताना है। सेमांग आपका है सर कांगो में है, बिहू आपका है कीनिया में है, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका है, सकाई आपका जापान है। इनमें से बताना है कौन सा आपका सुमेलित युग्म नहीं है, इसी से रिलेटेड आपको ये बताना है इसको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन आपका जनजातियों से रिलेटेड, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है ज्यादातर। तो इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित है, उसी को बताना है। तो मसाई आपका है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। सेमांग है आपका ये इंडोनेशिया वाला जो फिलीपींस वाला एरिया है वहां पे पाया जाता है। सकाई भी आपका है फिलीपींस मलेशिया में पाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति है, अब इसके इंटरनल देखिए मसाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण था ये आपका टीजीटी में, कि शुद्ध कृषक होते हैं, भोजन संग्रहकर्ता होते हैं, अखेटक होते हैं कि पशुपालन होते हैं, इनके यानी जन जीवन से रिलेटेड। तो उत्तर क्या होगा, पशुपालक कृषक होते हैं, यानी पशु भी पालते हैं और यानी कृषि भी करते हैं, तो दोनों कार्य का इनका जनजीवन यानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा हम लोग, कि मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया। तो गेडिस महोदय हैं, जैफरसन महोदय हैं, हंटिंगटन है या ब्रुन्स महोदय आते हैं, इनमें से कौन है, इसी में से आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें आपका जो है जलवायु विज्ञान से रिलेटेड आपका हंटिंगटन आते हैं, सभ्यता और उनकी जलवायु से रिलेटेड उनकी पुस्तक भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर वर्षण प्रभाविता, क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन, और तापीय क्षमता दोनों पे यानी उसका उपयोग किया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। तो थानवेट थे जो कि इसका यानी दोनों का ये करते हैं ये। नेक्स्ट है, वर्षा के संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए, इसमें से क्या होगा।
कि असंतृप्त वायु होती है, संघनन होती है, ओस बिंदु होती है, अवक्षेपण होते हैं। इनमें से बताना है कि सबसे पहले यानी क्या आएगा, तो ये आपको ये बताना है इसमें से। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो सैचुरेटेड है और असेचुरेटेड की बात करें तो असेचुरेटेड जो होगा असंतृप्त यानी सबसे पहले आता है। तो असंतृप्त आपका यहाँ पे है, एक तो असंतृप्त यहाँ भी है और असंतृप्त आपका यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, जो असंतृप्त वायु होती है तो ड्यू का निर्माण होता है, ओस बिंदु यानी जो बूंदे होती हैं एक दूसरे के पास आती हैं तो ओस बिंदु का निर्माण होगा। फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, फिर अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब क्या होगा, बारिश। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से। ध्रुवीय जेट स्टीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है क्या इसमें कथन सही नहीं है ये। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कि यह ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए तो इसका जो प्रवाह होता है बेटा वो किधर होता है, आपका उत्तर की तरफ होता है। तो आपका ये राइट है बिल्कुल आपका ये। दूसरा जो आपका दिया है, या पृष्ठीय झंझावट के परिचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो ये भी आपका सही है। इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, ये गलत है आपका, है ना। तो ध्रुवीय जो जेट स्ट्रीम होते हैं ये आपका शीत ऋतु में इसका तेज होता है। मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वाताग्र के साथ मिलता है, तो आपका ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग फिर। कोपेन ने के विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की जलवायु को बात आती है। तो देखिए यहाँ पे जो मरुस्थलीय जलवायु थी या भूमध्य रेखा के जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो उसको बी के द्वारा किया था, और फिर मरुस्थल को 2 भागों में किया था इन्होंने, एक था शीतोष्ण एक था उपोष्ण। तो उपोष्ण को यानी इन्होंने H किया था, ठीक है। उपोष्ण को क्या किया था इन्होंने, H के नाम से जाना गया था ये, ठीक। और फिर इसके बाद आ जाती है BWH। तो W का मतलब यहाँ पे क्या होगा, शुष्क से रिलेटेड था, है ना। और जब S की बात कर देते हैं कैपिटल S तो वो आपका स्टेप यानी आर्द्र से कोरिलेटेड था। यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसी से आपका ये कोरिलेट कर लेंगे सारा का सारा हम लोग, कि आपका ये क्या जाएगा कि उपोष्ण मरुस्थल आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसा होगा, आपका शुष्क होगा, स्टेपी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। स्टेपी क्या होगा, अगर इसी को BSH कर देगा तब आपका ये स्टेपी के अंतर्गत आ जाता था। हरिकेन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये आपको बताना है इसमें। कि पृथ्वी की क्या भूतापीय ऊर्जा के द्वारा ऐसा होता है। फिर दूसरी बात आ रही है कि सर ये बताइए कि संघनित जलवाष्प तथा उत्पन्न निहित ताप के द्वारा होता है, बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने होता है, या ओजोन छिद्र के निर्माण की वजह से होता था। उत्तर क्या होगा, संघनित जलवाष्प में उत्पन्न निहित जो तापमान होता है उसी का परिणाम क्या होगा आपका, कि हरिकेन जो कि कैरेबियन सागर में आपका प्रवाहित होता है, तो वहां पे काफी तेजी से वेग से यानी चलती है हरिकेन। अगला है सुमेलित करना है कि एक तरफ आपका है कैलिफोर्निया प्रदेश दिया हुआ, दूसरा आपका जलवायु प्रकार से रिलेटेड है। तो कैलिफोर्निया में आपके किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये आपको बताना है। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर कैसी जलवायु पाई जा रही है उसके बारे में बताना है। तीसरा जो आपका था कि बांग्लादेश है, वहां पर कैसी पाई जा रही है। फिर साइबेरिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या आपका राइट होगा। तो कैलिफोर्निया की बात करें बेटा, तो कैलिफोर्निया में देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु है आपका। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपका उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुभूमि, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, उष्ण मरुभूमि आ जाएगा। तो एक बी को 4 से कर देना है आपको। बांग्लादेश की बात करें बेटा तो बांग्लादेश में आपका उष्णकटिबंधीय मानसून आ गया, और साइबेरिया की बात करें तो शीत आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, कि आपका ये बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फिर।
टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में आपका है टेलर घाटी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी आपका, टेलर घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। 2023 में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, वो बताइए किस स्थान पर है? करंट का है क्वेश्चन है, काफी चर्चा का विषय है कि आने वाले समय में हम लोग अब बिजली का जो खपत किया जा रहा है उसको एक हाउसिंग सोसाइटी के रूप में वहां पर आपको बनाया जाएगा, उसके ऊपर यानी लगाया जाएगा। उस तरह से यानी इसका जो पहली संयंत्र इकाई है जो कि कहाँ पे स्थापित की गई, रांची में की गई, भोपाल में की गई, इंदौर में की, मुंबई। का राइट आंसर क्या होगा? मुंबई में है, जो कि काफी चर्चा है, हाल का ये विषय है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश की राजधानी हाल ही में परिवर्तित करके नूसंतारा रख दिया? क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण यानी मस्त क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में देखा जाए कौन सा देश है जिसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया है? तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो जकार्ता था बेटा, जकार्ता था, उसी का यानी परिवर्तन कर दिया है। कारण क्या? वहां पे जनसंख्या का दबाव काफी ज्यादा हो रहा था और फिर इसके अलावा का सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा था, ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटनाएं हो रही थी। तो इस तरह से उसने बोर्नियो द्वीप, जो बोर्नियो द्वीप है, और बोर्नियो द्वीप का जो है कालीमंतन भाग, कालीमंतन भाग, उसी कालीमंतन में देखिए क्या हो रहा है, किसका ये स्थापना की गई है आपका ये, ठीक। तो वहां पे इसको, इसके पश्चिमी भाग पे इसको स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि प्रमुख नगर की अवधारणा प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन का है। क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कई बार आपका क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है। इससे बताइए कि इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा आपका ये आएगा। तो मनीला, जकार्ता, ओसाका या कुआलालंपुर? तो मलेशिया की राजधानी आपका है जो कि कुआलालंपुर, यहाँ का इसमें से सबसे छोटा आएगा। फिलीपीन की राजधानी जो मनीला है वो बड़ा होगा, जकार्ता इंडोनेशिया उससे बड़ा होगा, ओसाका यानी जापान है वो भी बड़े हैं। तो चलिए आते हैं, नगरी की जनसंख्या का आश्रय जनित जो वृद्धि हो रही है, वर्ष 2020 तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो ये भी देखिए करंट से रिलेटेड, जो कि 2020 तक की बात आ रही थी कि यहाँ पे कितने प्रतिशत तक यानी इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो 56.15 यानी आधे से अधिक आबादी क्या होगी, नगरों में रहेगी, ग्रामीणों में क्या हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे यानी जनसंख्या पलायन हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी है, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी से है, नगरीय गांव प्राय पाया जाता है वो किस जगह पर है? पहला आपका है कि भारत में पाए जाते हैं सर, कि चीन में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं, कि यूएसए में पाए जाते हैं। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यूएसए में देखिए क्या है कि वहां पर गांव नहीं है, लेकिन गांव जो है वो नगरों की तरह बसे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएसए यानी आपका है। क्वेश्चन आ चुका है आपका ये टीजीटी में। नेक्स्ट आते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब देखिए समापन की तरफ चल रहे हैं कि नगरीय केंद्र का संकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, उलमैन के द्वारा था, अर्नेस्ट वर्गेस के द्वारा किया गया था, कि होमर हाइड के द्वारा किया गया था, या हैरिस के द्वारा ये किया गया था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि नगरीय संकेंद्रण का जो सिद्धांत था इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो कि इसके द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? वर्गेस के द्वारा ये किया गया था आपका ये, ठीक, वर्गेस के द्वारा ये स्थापित किया गया था, कि जिसमें नगर को एक विलय के रूप में यानी इस तरह से। उलमैन की जो बात आती है तो बहुनाभिक संकेंद्रण की बात की जाती है, बहुनाभिक सिद्धांत आता है, यानी जो नगर होंगे उसके एक केंद्र नहीं होंगे बल्कि क्या कई केंद्र बनेंगे। और हैरिस का जो आपका आता है सेक्टर थ्योरी आती है, खंड सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं आता है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि इसके मॉडल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो
पहला उत्तर आपका दिया है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, संकेंद्रीय सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत। पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता है आपका, उसी से रिलेटेड आपका है कि खंडीय सिद्धांत जो आपका वर्गीस था आपका, संकेंद्रीय सिद्धांत था जो कि हैरिस से रिलेटेड, और इसके बाद आपका बहुनाभिक सिद्धांत जो कि उलमैन से रिलेटेड था आपका ये। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है कि दक्षिण, इसमें जो राइट आंसर आपका होगा समावेशी पदानुक्रम आपका ये आपका आएगा जो किससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक की अधिकतम नगरीकृत स्तर है, कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा है, या ये कह सकते हैं सार्क के जो ये आपके देश दिए गए इनमें से पहचानना है कि सबसे ज्यादा नगरीकृत है, तो उत्तर क्या होगा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पड़ोसी को देखते हुए ऐसा ना करें कि वहां पे नगरीकरण नहीं है, तो उनमें से श्रीलंका उनका से नेपाल से नहीं ज्यादा नगरीकरण है आपका ये। नेक्स्ट आपका है विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या के आंकड़ों को आरोही क्रम में आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा कौन सा है। तो देखिए इसमें देखिए क्या होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें सबसे बड़ा आपका है टोक्यो है, टोक्यो के बाद है आपका दिल्ली है, दिल्ली के बाद शंघाई है, और चौथा आपका है साओ पोलो आपका आ जाता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत के तीनों जो आपके हैं जो बड़े महानगर हैं या बड़े जो मेगा सिटी हैं वो सबके सब कहाँ एशिया में ही अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान इनमें से कौन सा है, तो इन देशों में से देखा जाता है कनाडा आपका ये राइट आंसर हो जाता है कि कनाडा का ये सूचकांक यानी इसमें आपका ज्यादा रहेगा ये। ठीक, वैसे आपका नॉर्वे रहता है लेकिन ऑप्शन कौन सा यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका कनाडा आपका ये सही हो जाता है। डिमाजिया ने मकानों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका ये डिमाजिया का आपका है कि मकानों का जो वर्गीकरण का सिद्धांत आता है इसका, तो ये कार्यों के आधार पर, व्यक्ति के कार्य के आधार पर क्या है उसमें मकानों की ये बात की गई थी कि किस व्यक्ति का कैसा कार्य है उस आधार पर क्या हो, वहां पर प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी की टर्शियरी आधार पर उसमें मकान यानी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य है, राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग करने वाला राज्य बन गया। क्या बात है, का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, करंट से जुड़ा हुआ है कि केरला जो आपका है जिसे यानी डिजिटल स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसी का है त्रिशूर, जो कि पहला आपका जो बना था कि पहला आपका ये इसका जिला था जो कि 2021 में आपका बन गया था। तो हाल ही में देखा जाए कि इसको डिजिटल यानी पूरा का पूरा कर दिया गया है। साइबर क्राइम के अपराध को रोकने के लिए ऐसा ही किया जा रहा है कि ये यहाँ पे साइबर क्राइम को अधिक से अधिक यानी रोकने का प्रयास करें। क्यों, क्योंकि साइबर क्राइम को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले हैं यही जो बैंक हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यूएसए की तरह देखिए, अगर हम लोग भी जागरूक हो जाए, सरकार से मांग करें कि यूएसए में अगर देखिए कोई भी साइबर क्राइम होता है तो वहां पर बैंक उसका उत्तरदायी लेता है, 1 लाख रुपए तक का यानी जो भी फ्रॉड हुआ है उसका पूरा का पूरा पे करेगा। और ये बात सही है कि ये जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपकी चैतन्यता के ऊपर है कि आप चैतन्य नहीं है। तो एक बात देखिए, चैतन्यता तभी आती है जब एक कोई ना कोई सा भुक्तभोगी होता है, किसी का 1000-2000 जाता है, किसी का 10 लाख जाता है, किसी का 10 करोड़ चला जाता है, लेकिन जाता तो अंततः जनता का है, सरकार का क्या जाता है इसमें, है ना। तो सरकार क्या है, ये सरकार और बैंक प्रशासन सब मिल करके क्या है, ये सब कहीं ना कहीं इसका एक लाभ उठाते हैं और जनता एक आवाज उठाए कि नहीं, कि बैंकों से जो डाटा लीक होता है वहीं से आपका ये साइबर क्राइम होता है। क्योंकि किसी का अगर देखिए कोई भी कार्ड आ रहा है तो एक तो या तो इस व्यक्ति को पता होता है या तो उस बैंक को पता होता है, तीसरा व्यक्ति कैसे पता चल जाता है, तो ये कहीं ना डाटा क्या बैंक ही होता है, बैंक की कमी की वजह से होता है। और प्रशासन क्या है, केवल खानापूर्ति करता। अमित शाह ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी आपका जारी किया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक खानापूर्ति, किसी काम का नहीं है कि कोई उसे मतलब नहीं, किसी का रिटर्न भी वापिस नहीं होता है। तो ये जो जाम तारा आपका शहर है वो साइबर क्राइम को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इसी के हाल में देखा जाए तो केरला क्या कर रहा है, डिजिटल बैंकिंग के रूप में कर रहा है, जो कि साइबर क्राइम से मुक्त पाने की बात आती है। यूएसए में देखिए बेटा साइबर क्राइम बिल्कुल नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई बैंकों के द्वारा, डबल सिक्योरिटी दी जाती है। किसी का अगर बैंक फ्रॉड के द्वारा होता है तो डबल सिक्योरिटी के द्वारा फोन के द्वारा वो उसको वेरिफिकेशन करके फिर उसको वापस कर दिया जाता है। लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आवाज उठाएंगे तो आप लोग देखिए हो जाएगा, है ना। मांग करिए सरकार से कि डबल सिक्योरिटी हमको भी दीजिए, और रिस्पॉन्सिबल जो होगी आपका बैंक लेना की जनता ले इसके।
चलिए 2023 में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2023 में। दिल्ली है जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। हाल ही में देखिए महानगरीय क्षेत्र में सीवेज की खुदाई काफी ज्यादा की गई है, जो कि मल ओल है, मल को एकत्र करके जो कि आपका भूमि मृदा से रिलेटेड जितने भी ये प्रदूषण हो रहे हैं उसको रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है कि सीवेज के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा प्लांट हाल ही में जो स्थापित किया गया दिल्ली में आपका स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि 14 जनवरी 2022 को किस द्वीप पर भयंकर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जिससे प्रशांत महासागर का भीषण आपदा आई। क्या बात है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी आपका कि इतनी ज्यादा आपदा आई थी कि उस द्वीप का एक पूरा द्वीप ही बिल्कुल वीरान हो गया था। टोगा था आपका, वह क्या नाम उत्तर होगा आपका, टोगा। 180 डिग्री देशांतर के निकट आपका स्थित है, न्यूजीलैंड के पूर्वोत्तर में आपका ये स्थित है आपका टोगा। टोगा आपका दूसरा सबसे गहरा गर्त भी है, वहीं पर आपका स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 2020 की जनगणना के अनुसार देखते हैं हम लोग कि दक्षिण अमेरिका में कुल कितने मेगा सिटी है। दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है बेटा, दक्षिण अमेरिका में कुल मेगा सिटी की बात है, कुल वहां पे संख्या कितनी है। सबसे बड़ा जो मेगा सिटी दक्षिण अमेरिका की बात करें तो आपका है साओ पोलो है, वहां का क्या है, साओ पोलो। दूसरा जो आपका है रियो डी जेनेरे है, रियो डी जेनेरे। और तीसरा जो बेटा आएगा आपका वहां का सबसे बड़ा जो मेगा सिटी आपका आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और चौथा जो आपका आ जाएगा उसका नाम है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। तो 4 वहां पे मेगा सिटी आपके हैं ये टोटल आपके 2020 की जनगणना का जो नया आंकड़ा आपका जारी किया गया है। नेक्स्ट आते जाते हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मन का प्रमाण नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा यानी आपका नहीं हो रहा है, इसमें ये आपका देना है। तो वायु तापमान में वृद्धि तो बिल्कुल सही, आप किसकी वजह से हो रहा है, पर्वतीय और महाद्वीपीय हिमानीकरण का पिघलना इसके द्वारा भी हो रहा है। कि वर्षा प्रारूपों में परिवर्तन इसके द्वारा भी हो रहा है। लेकिन जो प्रमाण के रूप में आपका ये नहीं किया जाता है कि नगरीकरण और निर्वरीकरण है आपका, इसमें उष्मन का प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोरियालिस से बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण है। तो बिल्कुल आपका ये सही है कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है, इसकी वजह से होता है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। डोल्ड्रम की स्थिति होती है जो कि फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग के बाईं ओर विक्षिप्त हो जाती, गलत है आपका ये, दाहिनी ओर होती उत्तरी गोलार्ध में। पवन का वेग बियोफोर्ट स्केल के द्वारा ये निर्मित किया जाता है, भी आपका सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी दिशा के पश्चिम दिशा में चलने वाली जो गर्म तथा शुष्क हवाएं होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका ये कि एक आपका हरमट्टन है, हबूब है, वाइस है या गिवली है। तो हरमट्टन आपका है जो कि डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, ये कि वहां पे राहत भी ले आती है ये हवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि डोल्ड्रम के लिए सही नहीं है। तो ये क्या सभी देशांतरों पर पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है सर कि हाँ सभी देशांतरों पाई जाए कि भूमध्य रेखा के सहारे हैं। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आपका कि हाँ इसके आपको देखने को मिलता है ये। तो डोल्ड्रम आपका ये सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, ये भी आपका सही है। या छिड़े पछुआ पवन की पेटी होती है ना, तो छीण पछुआ पवन की पेटी होती है, या एक उच्च वायुदाब पेटी होती है, गलत आपका। उच्च वायुदाब पेटी नहीं होती बल्कि यह क्या आती है कि निम्न वायुदाब पेटी होती है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। एक तरफ कथन दिया हुआ, दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है। इसमें बताना है कि भूमध्य रेखा के पास हरिकेन नहीं बनता है, बन सकता है। कथन दे दिया है, कारण दे दिया है कि बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, या बल क्या होगा भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। इसी में से बताना है कि आपका ये क्या सही क्या गलत है। तो देखिए भूमध्य रेखा के पास हरिकेन नहीं बनता है, ये तो बात सही है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बनता है आपका, जो कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है। बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, गलत है। वहां पर क्या होगा, डोल्ड्रम की स्थिति होती है तो न्यून होता है वहां पे, तो ए सही है। और आर क्या हो जाएगा आपका, गलत। आर क्या हो जाएगा, गलत, यानी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। कोपेन का सीएस जलवायु निम्नलिखित में से कहां मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सीएस की बात करें बेटा, यहाँ पे सीएस, तो सी आपका मध्य अक्षांशीय पेटी है। एस का मतलब देखिएगा, समर आपका क्या होगा, ड्राई होता है। समर क्या होता है आपका, ड्राई होता है। और विंटर क्या होगा आपका, आर्द्र होगा। और इस प्रकार की जलवायु को कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन के बुक से रिलेटेड आपका ये पूछा गया है। ये निम्नलिखित में से किसने द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्मर्स की रचना की थी? आर्थर होम्स की संकल्पना थी, आरजे स्मॉल की थी, एलसी किंग की थी, या सेल्वाई की ये संकल्पना थी? आपको बुक का नाम बताना है। इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो कि इससे संबंधित है? तो आपका क्या होगा, स्मॉल। आरजे स्मॉल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार आ चुका है ये, तो आरजे स्मॉल आपका ये राइट आंसर, इसको करिएगा ये। नेक्स्ट है, वर्षण से संबंधित आइस क्रिस्टल का सिद्धांत 1993 में किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था? 4 भूगोलवेत्ताओं का नाम है कि आइस के जो क्रिस्टल बनते हैं, और ये किसके सिद्धांत है जो कि किसने यानी 1993 में दिया था। और 4 इसी में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मुडर के द्वारा है, डार्विन के द्वारा है, बॉवेन के द्वारा है कि वर्गेरान के द्वारा है। तो आइस के क्रिस्टल की बात करें बेटा हम लोग, आइस से क्रिस्टल, तो आइस के क्रिस्टल आपके अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी आइस के क्रिस्टल की वजह से वहां पे तापमान इतना कम हो जाता है कि ओजोन का यानी क्षरण होने की संभावना वहां पे बढ़ जाती है। तो आइस के क्रिस्टल के कारण वहां पे ऐसा ये होता है। और इस थ्योरी को जो देने वाले थे भूगोलवेत्ता वर्गेरान। राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये भी देखिए सैद्धांतिक के पहलू की तरफ आपका है कि बादलों का वर्गीकरण देखा जाए तो इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने सबसे पहले यानी इसका ये किया था? हॉब्स महोदय ने दिया था कि क्यू वदानी ने किया था, दिवा ने किया था, ल्यूक हावर्ड। तो ल्यूक हावर्ड आपका ये राइट आंसर होगा कि सर्वप्रथम यानी बादलों का जो वर्गीकरण है इन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। 3 तरह के यानी बादल बताए जाते हैं, ऊपरी बादल है, मध्यम और निचले यानी बादल है। नील नदी का डेल्टा से लेकर के कांगो बेसिन की बात करें हम लोग, है ना, नील नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है ये, इस तरह से यानी नील का नदी का डेल्टा क्षेत्र है। और इधर आपका है ऐसे आपका जा रहा है ये कांगो बेसिन से रिलेटेड, यानी यहां से लेकर के और इस तरफ की बात आते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, यानी यहां से आपके जो जलवायु पाई जा रही है वो किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो काफी कॉन्सेप्चुअल आपका ये क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या आपका है, नाभि मरुस्थल आपका है। तो नाभि मरुस्थल आपका जो कि शुष्क से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, BWH प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जा रहा है कि यहीं पे आपका झील यानी पाई जाती है, नासिर झील आपका है। तो यहाँ पे आर्द्रता आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BSH प्रकार की जलवायु आ जाती है। और फिर और आगे की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो W यानी विंटर क्या होगा आपका, ड्राई होगा, और वर्षा कब होगी, समर में हो जाती है। तो यहाँ पे आपका AW हो जाता है। भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां पर क्या होगा, AF प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा, ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का जो प्रयोग की बात करें हम लोग, कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने यानी इसमें सबसे पहले यानी इसके बारे में बताया था? AP एडेंट थे, टांसले थे, क्लीमेंट थे या सदरलैंड थे? तो बस अब देखिए ज्यादा नहीं बचा है, केवल 4 क्वेश्चन और है इसके बाद।
ठीक है, तो समाप्त हो जाएगा जस्ट। तो इसमें आपका है टांसले महोदय, आपका ये राइट आंसर हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो एक आपका दिया स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर रॉटरडम सम्मेलन है, रियो भू शिखर वार्ता है कि रामसर सम्मेलन है। 4 आपके सम्मेलन दिए गए हैं, उन्हीं में से बताना है कि आपको कि एजेंडा 21 की जो संकल्पना थी वो कब यानी आपकी स्थापित की गई थी, कौन से इसमें है। तो जो आपका रियो सम्मेलन होता है 1992 में, या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं उसी में, तो UNFCCC के द्वारा ये अंगीकृत किया गया था, वहां पे अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 था आपका 21वीं शताब्दी से रिलेटेड विकास के कार्यों के लक्ष्य से संबंधित जो कार्य थे एकदम। ब्राजील की बात करें, ब्राजील का विश्व मक्का उत्पादन 2023 में स्थान रहता है। काफी महत्वपूर्ण आपका करंट से रिलेटेड है कि विश्व का सबसे अगर अधिक से अधिक आपका मक्का की बात करें, सबसे ज्यादा जो मक्का आपका उत्पादन करने वाला देश है इस समय यूएसए सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है, तीसरे नंबर पे आपका है ब्राजील आता है, और चौथे नंबर पे बेटा आपका आता है यूक्रेन आता है, और जो 5वां आपका आंकड़ा है वो आपका भारत आता है। ठीक है, इस तरह से यानी विश्व के यानी जो नए आंकड़े हैं ये आपके इस तरह से है। कहीं कहीं आपको आंकड़ा है भारत आपका चौथे पे दे रहा है ना, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि यूक्रेन में भी देखिए हाल ही में युद्ध हुआ, युद्ध होने की वजह से आपका ये ऐसी समस्याएं हो रही है। तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो मक्का उत्पादन करने वाला जो देश है, राज्य है, वो क्या आपका कर्नाटक है। वहां पे कर्नाटक है, वहां का प्रमुख है। और इसी को देखा जाए, मक्का को जितने भी क्रिसल्स होती हैं या क्रिसल से उसकी क्या है, उसका रानी कहा जाता है, खाद्यान्नों की रानी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे, खाद्यान्नों की रानी कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं, खाद्यान्नों की रानी के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक, तो करंट से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लैटिन अमेरिका देशों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। ये भी देखिए करंट से रिलेटेड जो डाटा आपका है कि लैटिन अमेरिका की बात कर रहा है। लैटिन अमेरिका की बात मतलब रियो ग्रांडे नदी से रिलेटेड, रियो ग्रांडे नदी से रिलेटेड आपका है। साउथ में आपका जो केपे हॉर्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वहां तक का जो विस्तार है उसमें बताना है कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो उत्तर क्या होगा, ब्राजील इसमें सबसे ज्यादा होगा ये, है ना। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में आपका है मैसिव बंदरगाह, रेसिफे बंदरगाह, जो कि सबसे ज्यादा क्या करता है, ये चीनी का निर्यात करता है। क्यूबा की बात करें बेटा तो क्यूबा में क्या होता है कि इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहाँ के जो शर्करा होती है, जो यहाँ का शर्करा होता है, शर्करा में क्या होगा आपका सबसे ज्यादा मात्रा में यानी पाया जाता है। वहां पे शर्करा में क्या हो रहा है कि चीनी में यानी शर्करा काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी जो रस होता है बहुत गाढ़ा होता है, इसी वजह से उत्पादकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है चीनी की पैदावार। लेकिन वहीं पे गन्ना की उत्पादकता की बात करें तो हवाई द्वीप है, क्वेश्चन आ चुका है आपका हवाई द्वीप, जहां पे प्रति हेक्टेयर क्या है गन्ने की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, सेकंड लास्ट है कि वातावरण जीव के पारिस्थितिकी के कारकों का योग है, या कथन निम्नलिखित में से कौन है भूगोलवेत्ता जो कि आपका ये बता रहे हैं आपका ये। तो क्वेश्चन एक बार आया था ये और काफी उलझाया भी था लोगों को कि सोरोकिन है, फिटिंग है, डेविस है या सैंपल है। तो वातावरण जीव पारिस्थितिकी कारकों का योग है, तो आपका क्या है, फिटिंग आपका आंसर ज्यादा सही रहेगा इसमें। फिटिंग आपका ये राइट आंसर माना गया था। डेविस से कोई लेना देना नहीं, वातावरण पे इनका कोई मतलब नहीं है। सैंपल आपका है नीतिवाद से रिलेटेड आपके आ जाती हैं। नेक्स्ट और इस बार का ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण भी आपका है, हेगिस्टोथर्मल जो पौधे होते हैं ये किस स्थान पर पाए जाते हैं। हेगिस्टोथर्मल की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो
कोपेन की बात करें तो कोपेन ने जो अपने जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, तो वनस्पति जो शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री, उन्हीं के द्वारा ही आपका ये स्थापित किया गया था। तो जो उच्च अक्षांशों पर जो पाए जाते हैं, जहां पे शीत ऋतु होती है, या ये कह सकते हैं सतत क्या होगा, फ्रीजिंग होता है, सतत क्या होगा, फ्रीजिंग। तो वहां पर देखिए उस स्थान पर क्या होगा, हेकिस्टोथर्मल, क्या होगा, हीम से याद करिए, हा से हीम, हेकिस्टोथर्मल। जेराफाइटस की बात आती है, जेराफाइटस आपका कहाँ था आपका, तो उत्तर क्या होगा कि जेराफाइटस जो था आपका, जेराफाइटस की बात करें तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, या उष्ण मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कैंडोल का जो वर्गीकरण आता है बेटा, उष्ण मरुस्थल, तो ये सारे जो वर्गीकरण हैं वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था कैंडोल। कैंडोल का ये वर्गीकरण था। इसी कैंडोल के सिद्धांत को यानी अपनाया था किसने, कोपेन ने, और उसी के आधार पे वनस्पतियों का पूरा ये वर्गीकरण है, और उसे जलवायु का पूरा वर्गीकरण देखने को मिलता है। इसी तरह से मेगा थर्मल की बात करें, जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, मेगा थर्मल, जो कि भूमध्य रेखा से रिलेटेड था आपका ये। तो इस प्रकार देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो सबसे भूमध्य रेखा पर मेगा थर्मल है, फिर आपका है हेकिस्टोथर्मल है, फिर आपका है मेसोथर्मल है, और मेसोथर्मल के बाद फिर आपका क्या है, सॉरी जेरोफाइटस, यहाँ पे जेरोफाइटस आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जेरोफाइटस, फिर मेसोथर्मल है, और फिर आपका हेकिस्टोथर्मल, आपका जो शीतोष्ण शीत कटिबंधीय वाले क्षेत्र में आता है। तो ये देखिए सब यानी क्वेश्चन थे, और जिसकी आपकी व्याख्या भी करवाई गई है बढ़िया से सब चीजें। और यही बिल्कुल आपकी जो व्याख्या है ऑफलाइन क्लास से भी आपकी बिल्कुल करवाई जाती है, कि वहां पर विद्यार्थी लोग आते हैं डीजे हॉस्टल के सामने, शिवगंगा इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे हर विषय से रिलेटेड, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, या साइंस के भी जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब का यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट यानी करवाया जाता है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ से रिलेटेड है, कंटिन्यू क्लासें चलती हैं, एक से एक यानी अनुभवी टीचर यहाँ पे लगे रहते हैं। और इसके अलावा और भी देखा जाए कि वनडे से रिलेटेड आपका जो क्लासें हैं, यूपीपी से रिलेटेड है, स्टेट सुपर टेट, इसकी भी क्लासेस चलती हैं आपकी, और एसएससी से रिलेटेड ये भी है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो साइंस फैकल्टी है उसकी भी क्लासें आपको यहाँ पे चलती है। तो डीजे हॉस्टल सामने जो भी बच्चे यानी करना चाहें बिल्कुल आइए आप लोग, शिवगंगा इंस्टीट्यूट, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। इसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर है जो कि करंट से भरा हुआ पूरा रहेगा उसमें, और पूरा भरपूर व्याख्या के साथ इसी तरह से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।